नमस्कार, सीडी विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवंतिका। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में दौड़ेंगी नई 25 बसें, जिसमें 15 ग्रीन बसें चलेंगी इथेनॉल ईंधन से। गडकरी के हाथों हुआ 25 बसों का लोकार्पण। नागपुर सेंट्रल जेल की बढ़ाई सुव्यवस्था, कर्मचारियों को भी बढ़ाने की कई बात कारागृह महानिरीक्षक भूषण कुमार उपाध्याय ने। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार नागपुर शहर में स्टार बस के विकल्प के रूप में 9 बस दौड़नी शुरू हो जाएगी। सोमवार को शहर में 10 ग्रीन और 15 रेड बसों को हरी झंडी दिखाई गई। ग्रीन बसें इथेनॉल ईंधन पर दौड़ने का दावा किया है। अपनी बस सेवा का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या ने संकट की सीमा पार कर दी है। इस तर्ज पर नागपुर में पर्यावरण पूर्वक प्रदूषण रहित इथेनॉल पर चलने वाली ग्रीन बस और 9 प्रगत रेड बसों का लोकार्पण यानी नागपुर में ग्रीन इतिहास की शुरुआत हो गई है। इन सभी बसों का लोकार्पण समारोह यशवंत स्टेडियम परिसर में सोमवार को नागपुर महानगर पालिका परिवहन विभाग द्वारा किया गया। नागपूर शहराचे सर्व आमदार, सर्व खासदार, आपले महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव माननीय स्वाधीन क्षत्रियजी, मंचावर उपस्थित माननीय दयाशंकरजी, माननीय बाला बोरकर, उपस्थित सर्व पक्षाचे गटनेते माननीय गौतमजी पाटील, माझ्या समोर उपस्थित सभागृहातील माझे सर्व सहकारी, माता भगिनी, मित्रांनो, सर्वप्रथम माननीय नितीनजींचं आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केलं पाहिजे की देशात पहिल्यांदा 55 इथेनॉल बस या प्युअरली इथेनॉलवर चालणारा बस, प्रदूषण मुक्त बस आज नागपूर शहरात त्याची सुरुवात होते आहे। त्याचबरोबर स्टार बसच्या नावाने जो कलंक नागपूर शहरावर लागला होता तो माननीय अनिलजींच्या नेतृत्वात, आमच्या सगळ्या नगरसेवकांच्या नेतृत्वात तो आज आम्ही पुसून टाकला आणि जवळपास 3 ऑपरेटर रेड बसचे जे नवीन 100 बस घेऊन या शहरात येणार आहेत, त्यात मिनी बस असतील, त्यात मोठ्या बस असतील, त्यात वायफाय कि हमारे पास महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज है और शुगर फैक्ट्रीज में शुगर तैयार करने के बाद चीनी तैयार करते समय जो मोलाइसिस निकलता है उससे इथेनॉल बनता है और इथेनॉल अब पेट्रोल में डाला जाता है। ये इथेनॉल किसानों ने तैयार किया हुआ ईंधन है और इसमें लगभग पोल्यूशन नहीं के बराबर है और हम जो पेट्रोल और डीजल डालते हैं उसमें काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले ये किसानों ने तैयार किया हुआ ईंधन है जो इथेनॉल है, जिसके ऊपर ये बस चल रही है। अब दुनिया बदल रही है, अब आपको सेकंड जनरेशन इथेनॉल की शुरुआत हुई है। हमारे विदर्भ में हम चावल लगाते हैं और चावल काटने के बाद जो तनस निकलता है उसको जला देते हैं। पंजाब और हरियाणा में ये तनस जलाने के कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है। अब ये तनस से यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राईस स्ट्रॉ, पराठ्या, तुराठ्या, ज्वारीची फणं, तनस याच्यापासून सेकंड जनरेशन इथेनॉल अब तैयार होता है। और मुझे खुशी है कि अगर ये इथेनॉल हमारे विदर्भ में शुरू हो जाएगा तो भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर का आधा जिला और उसके साथ साथ गढ़चिरौली और चंद्रपुर, ये 6 ज़िले में एक तालुका में एक फैक्ट्री होगी और जो इथेनॉल जो है वो देश के ऊपर वहाँ की गाड़ियाँ चल पाएगी और हमारे किसानों को रोज़गार मिलेगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अब इतना ही नहीं तो आगे चलकर हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट जो है इससे प्लास्टिक, मेटल और उसके साथ साथ ग्लास तीनों को सेग्रीगेट करके जो कचरा होता है उससे भी इथेनॉल बन सकता है और इसलिए इथेनॉल तो हमारे पास है ही। पहले स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की शुरुआत
और पहले ग्रीन ट्रांसपोर्ट की शुरुआत आज नागपुर महानगर पालिका ने यहाँ पर की है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन जी हैं और नितिन जी ने नागपुर के लोगों को पर्यावरण मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, इस प्रकार का एक सपना देखा था। और आज देश का एक नया मॉडल उनके ही तत्वावधान में उन्हीं के शहर नागपुर में शुरू हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि नितिन जी केवल सपने दिखाने वाले नेता नहीं है, तो सपनों को वास्तविकता में लाने वाले नेता है। इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जो मॉडल आज नागपुर महानगर पालिका ने हमारे सामने लाया है, एक और ग्रीन बसेस तो आ ही रही है जो 100% इथेनॉल बेस्ड इस प्रकार की स्कानिया ने तैयार की हुई ये बसेस है, और जिसके बारे में नितिन जी ने बताया कि किसान के खेत में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सारा फ्यूल तैयार करेंगे तो एक और ट्रांसपोर्टेशन ये ग्रीन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ग्राहकों को सस्ता मिलेगा और किसानों को उसका फायदा, उनका जो वेस्ट है उस वेस्ट की कीमत उनको मिलेगी। तो एक प्रकार से जिसको हम विन विन कह सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो रही है। और महानगर पालिका ने एक नया मॉडल यहाँ पर हम सबको दिया है, जिसमें इंटीग्रेटेड बस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये महानगर पालिका ने तैयार की है। इस सिस्टम के तहत 4 ऑपरेटर इस सिस्टम को रन करेंगे। राज्य के कार्यरत संगणक शिक्षकों को कायम स्वरूपी सेवा में कार्यरत किए जाने हेतु कई बार निवेदन दिए गए, पर प्रशासन ने इन 2 वर्षों का कार्यकाल होने के बावजूद भी कोई दखल नहीं दी। शासन दौरान भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभी संगणक कर्मियों ने शालेय शिक्षण मंत्री से कई बार न्याय की गुहार की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। संगणक कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन शुरू रख आंदोलन हो रहे जगह पर शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को बुलाने की अनुमति मांगी। शिक्षा मंत्री स्थल पर न पहुंचने से आंदोलनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसे पुलिस द्वारा लाठियां बरसी गई और संगणक कर्मियों को शांत करने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज होने के उपरांत 20 लोग घायल होने की पुष्टि की जा रही है। हम अभी तक के उनके आशे पे आ रहे हैं। हम हमारे बच्चों को घर से छोड़कर आ रहे हैं। हमारे बच्चे हमको फोन करते रहते हैं बार बार, मम्मी आप कब आओगे कब आओगे। 5 साल हो गए सर, हमने बहुत विश्वास के साथ में सर्विस करी है इसमें, लेकिन अभी तक के हमको कुछ भी न्याय नहीं मिला इसमें। कल भी शाम को आपको मंत्री साहब ने आश्वासन दे दिया कि कुछ वादे पूरे करेंगे, क्या लगता है कल भी आपके वादे पूरे नहीं हुए सर, अभी तक के तो कोई वादे नहीं हुए। बस यही आशा कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ। हमारी यही मांगी थी कि जो हम जो जहाँ पर जो स्टॉप में काम करते हैं, जो हमारे बीएड स्केल के जो टीचर है, वो स्केल हमको भी लागू हो और वो जो हिसाब से जो उनको जो रिस्पेक्ट मिलता है वो हमें भी मिले, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं। उनसे ज़्यादा काम करने के बाद में भी हमें 3,000 रुपए में पूरा गुजारा करना पड़ता है और वो हमें कुछ भी नहीं पुरता, हमें अप डाउन करना पड़ता है सर। कितने साल हो गए आपको? हमको 5 साल हो गए सर। आप लोग एक बात और बताइए कि जैसे आपका आज कल का पहला दिन का, आज का दूसरा दिन हो गया, आप यहाँ पर रुके हो, क्या लगता है कि आज भी अगर मंत्री साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो आप आज भी रुकोगे? जी, हम आज भी रुकने को तैयार है, कल भी रुकने को तैयार है। जब तक कि वो हमारी मांगे पूरे नहीं करते, हम यहीं पे रुकने को तैयार है। एक शिष्टमंडल अंदर गया है, क्या लगता है वो शिष्टमंडल को अपने कामयाब होकर आएंगे या नहीं? सर, आशा तो यही करते हैं कि इस बार तो भी वो हमें कुछ ना कुछ निर्णय दे और हम हमारा जो। आप कहाँ से आए? त्यांच्या निर्णयावरून तर वाटतच नाही आहे, कारण ते फक्त आत्तापर्यंत आम्हाला आश्वासनच देत आलेली आहे की आम्ही डीएड करा किंवा बीएड करा, आम्ही तुमच्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण करू. पण काल त्यांच्या बोलण्यावरून असं काही वाटलंच नाही. काल सकाळपासून आम्ही उपाशी तिथे बसलेलो आहोत. नाही आमची जेवणाची व्यवस्था आहे, झोपायची व्यवस्था काही नाही, रस्त्यावर झोपलेलो होतो आम्ही, तेही खाली. असे दिवस आलेले आहे आमच्यावर. काय करायचं आम्ही? काही नाही, पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, लेडीज आहे, त्यांचे मुलं आहेत छोटे छोटे,
त्या सुद्धा रस्त्यावर होत्या काल झोपलेल्या. त्यांच्या मुलांना घेऊन जेवायला सुद्धा नव्हतं, काही नव्हतं, असंच बसलेलो होतो आम्ही तिथे. हो, यायला पाहिजे त्यांनी, आमच्या समोर येऊन बोलायला पाहिजे त्यांनी. ते फक्त 5-5 लोकांना बोलवतात, आश्वासनं देतात. काय अर्थ आहे याला? प्रधानमंत्री म्हणतात की डिजिटल इंडिया बनवा, पण मेन पाया काय आहे? संगणक आहे ना. आणि आम्ही संगणक शिक्षकच घरी आहोत, मग मुलांना काय ज्ञान देणार आम्ही? मिळणार आहे का मुलांना काय शिक्षण संगणकाचं? त्या ICT लॅब दिलेली आहे, ती धूळ खात पडलेली आहे. आम्ही जेव्हा माहिती असं जात असतो ना, तेव्हा आमचे विद्यार्थी आम्हाला विचारतात की मॅडम आता काहीच नाही मिळत आहे, खाली आहे मी. याच्या अगोदर मिळत होते 3000, फक्त 3000. काहीही होऊ शकत नाही, काहीच होत नाही 3000 मध्ये. जाण्या येण्याचा पेट्रोल लागतो आणि ती महागाई एवढी वाढली आहे की साध्या 1 महिन्याचा किराणा सुद्धा निघत नाही त्या 3000 रुपयामध्ये. निघतो का? मग कालही आम्ही दिवसभर बसलो, उपाशी होतो, रात्रभर इथेच झोपलो. आम्हाला जेवायला नाही, आमची कोणतीच व्यवस्था नाही, इथे पाण्याची सुद्धा व्यवस्था नाही. रात्री लाईट सुद्धा बंद करून दिले होते. पोलिसांचा सतत पहारा होता आमच्यावर. आम्ही काय करणार आहे इथे? लेडीज, आमची मुलं बाळ घरी आहे, यांना मुलं बाळ आहे, आम्हाला मुलं बाळ नाही आहे का? यांची मुलं बाळ चांगली शिकले पाहिजे, आमची मुलं बाळाने शिकले पाहिजे का? यांना पगार पाहिजे, यांना पैसा पाहिजे, यांना गाद्या पाहिजे. आम्हाला खाली झोपवतात सडकेवर. कशी काय विनोद तावडेला आमची क्यू येत नाही आहे? आम्ही इथून निघणार नाही. आक्रमक पवित्रा आपण घेतलेला आहे आणि आज शेवटपर्यंत आक्रमक पवित्रा राहणार आहे. त्यांनी या अगोदर म्हटलेलं होतं डिलिव्हरी पेटलेल्या डिजिटल शाळेच्या प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन बघा तुम्ही तर 2.5 लाख 15 लाख 25 लाखाचे लॅब दिलेले आहे. आणि म्हटलेलं की डिजिटल शाळा. कसली डिजिटल शाळा? एक संगणक चालविण्याकरता ऑपरेटरची गरज असते. मग संगणक लाभ तुम्ही मुलांकरता दिले जाते, त्यांना शिकवण्याचा शिक्षकाची गरज नको का? वरून 9वी आणि 10वीचे जे ICT विषय आहे ते विषय 10वीला पुणे बोर्डाने मान्य केलेला आहे. त्यांचे पेपर होतो, 10वी बोर्डचे पेपर होते, त्यांचे क्रेडिट सिस्टम होते. मग ICT विषय असून सुद्धा मग ICT टीचरला तुम्ही डावलता का? यांनी अधिवेशनामध्ये काँग्रेस BJP सर्व जे काही लीडर आहेत सर्व पक्ष मिळून ज्यावेळेस त्यांच्या प्रश्न आलं पगारीच्या वाढवण्याचा, मानधनाच्या वाढवण्याचा, यांनी एक मताने 1 मिनिट न लागते आणि विधेयक पास केलं संसदेमध्ये. आणि आज आमच्या या प्रश्नाला एवढे दिवस का घालवत आहेत? माझं म्हणणं असं आहे, आमच्या जर मागण्या तुम्ही पूर्ण करू शकला नाही, शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे तुम्ही आपल्या पदाचा राजीनामा द्या. तुम्हाला शिक्षण मंत्री यांची गरज नाही, तुम्ही त्या शिक्षण मंत्र्याच्या लायकीचे नाही. विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति द्वारा अलग अलग संगठनों के सहकार्य से विधान भवन पर विकलांगों का भव्य मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा नागपुर के यशवंत स्टेडियम से निकल मोर्चा पॉइंट 0 माइल तक ले जाया गया, जहां सभी विकलांगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पुतले को बनाकर इस मोर्चे में महाराष्ट्र सरकार का विरोध जताया। 21 मार्च 1990 से यह मोर्चा निकाला जा रहा है, फिर भी कोई मांग पूरी नहीं की गई। राजीव गांधी योजना अंतर्गत सहूलियत, सरकारी नौकरी में प्रावधान मिले, यही नहीं बल्कि विकलांग के बच्चों को भी इसकी सहूलियत मिले, यह मांग की गई। सरकार ने अपंग लोगों के लिए टालकिस में सरकारी कार्यालय में रैंप बनाया जाए, जिससे विकलांगों को सुविधा हो। एक पहली बार तो है कि दिव्यांग नाम से एक संबोधित किया है। हम चाहते हैं कि हमारे दिव्यांगों की तरह हमें दिव्य दृष्टि से काम करने की उपलब्धता मिलनी चाहिए सरकार के माध्यम से। हम किसी और का हक भी नहीं मांग रहे। हमें जो 3% मिलता है वही 3% निधि, 3% जो भी हमारा आरक्षण है, जो सरकार जिस प्रकार से आरक्षण की आने वाले समय में आप देखते हो कि कई ऐसे आंदोलनकारी होते हैं जो आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार के आरक्षण की नहीं, केवल हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी और के अधिकार से भी कोई संबंधित नहीं रखते, लेकिन सरकार ने हमें 3% जो दिया है वही वास्तविक रूप से हमें मिलना चाहिए। और इसी के लिए पिछले 9 सालों से हम आंदोलन करते। हमारे आने वाली जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने भी कई सालों तक इस राज्य सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किए, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। लेकिन आज ये जो हमारी परिस्थिति है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ निर्माण हो, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी परिवार में कोई हैंडीकैप व्यक्ति पैदा हो, क्योंकि हमारे साथ जो घटित हुआ है ऐसा किसी हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के या हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ घटित हो, ये हम नहीं चाहते। आज हमारी दुरावस्था यह है कि हमको 3% जो हमारा आरक्षण है वो मिलना चाहिए। अभी तक के हमने जो पिछले जो मांगे हैं वही है, वही है, उसमें से कोई अभी नहीं हुआ है। संजय गांधी निराधार कमेटी का 1000 रुपये सरकार ने बोला था, लेकिन आज आमदार खासदारों के फंड बढ़ गए, सभी का बढ़ गया, लेकिन यहाँ 600 रुपये से 600 रुपये ही है। तो ये क्या है? हम हमारे अधिकारों से कब तक वंचित रहेंगे? जमीन 200 स्क्वायर फीट की जगह का जो है, तो वही बता रहा था मैं कि क्या महानगर पालिका जो ATM के लिए जगह दे रही है वो कोई गली कुचड़ी में तो नहीं देगी।
जहां व्यवसाय हो सकता है, जहां व्यावसायिक लोग आ सकते हैं, समाज जहां एकत्रित होता है, ऐसी जगह पे आप वो दोगे ना, तो फिर उनके लिए, क्योंकि महानगर पालिका का आर्थिक स्रोत बढ़ाना चाहिए, इसलिए आप दे रहे हो, वो आप जगह भी ढूंढ रहे हो। लेकिन हमारे लिए पिछले कई सालों से आपने घोषणा करने के बावजूद भी हमें एक भी व्यक्ति को स्टॉल नहीं दिया गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम रोए तो रोए किसके पास? कुठे नाही झाली, आमची एकही मागणी पूर्ण नाही झाली। आणि मेन मुद्दा हा आहे की 1000 रुपये जर आमचे जे संजय गांधी निराधारचे 1000 रुपये करू असं बोलले होते, ते तर त्यांनी केले नाही। आणि मागे काही पेपरमध्ये ऐकायला मिळालं, आम्ही बघितलं की संजय गांधी निराधारमध्ये विधवापासनं कृष्णा खोपडेंनी पण म्हटलेलं आहे की नाही मानधन वाढविल हे तर बोलले आहे, पण त्यांनी हेही म्हटलेलं आहे की संजय गांधी निराधारमध्ये विधवा येतात, म्हातारे वगैरे येतात आणि अपंग पण येतात, तर ह्या सर्वांचे पैसे वाढवणे हे काही शक्य नाही। तर माझं एक म्हणणं आहे की जे गव्हर्नमेंटने आता आम्हाला नाव दिलं आहे नवीन दिव्यांग म्हणजे दिव्य अंग, तर आम्हाला एक संजय गांधी निराधार या योजनेतून बाहेर काढून अपंगांना दिव्यांग योजना म्हणून ही फक्त ठरवावी आणि आमचे पैसे वाढवावे। कारण त्यांना माहिती आहे की विधवा पण निराधारमध्ये येतात, पण त्यांनी प्रथम हे काढावं की किती विधवांनी लग्न केलेले आहेत, लग्न केलेल्या विधवांनाही पैसे मिळत आहे। मी पण एक विधवा आहे, पण मी सर्वप्रथम अपंग आहे ना, त्यानंतर विधवा आहे। त्याच्यामुळे मी म्हणत आहे की त्यांना विधवांना आणि जे काही म्हातारे वगैरे लोक आहेत त्यांना आमच्यापासून वेगळं करा, आमची फक्त योजना वेगळी। नागपुर जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कर्मचारियों को बढ़ा दिया गया है। अपर पुलिस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने सोमवार को नागपुर जेल के उप महानिरीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने जेल से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि नागपुर की जेल में पहले 150 मजदूर पद थे, जिसमें 50 पदों पर कर्मचारी कम थे। अब 100 कर्मचारियों के भरोसे पर काम चलता रहा। अब मजदूर 150 पदों के लिए कर्मचारियों की संख्या की कमी को गृह मंत्रालय ने पूरी कर दी है। 150 मजदूर पदों को भर दिया गया है। हे बघा, यामध्ये आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे कैदी आहेत त्या लोकांची सुधारणा आणि पुनर्वसन आमच्या कारागिरी प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे। आणि ज्यावेळेस आपण कल्चर प्रोग्राम करतो तर त्यातून माणसाच्या मनावर खूप मोठा चांगला परिणाम होतो। आणि मागच्या वर्षी आम्ही जे हा कार्यक्रम नागपूरला घेतला होता, आम्ही बघितलं की वर्षमध्ये जे कैदी होते जे त्यामध्ये सहभागी झाले होते त्यांच्यावर खूप चांगले परिणाम झाले। आणि इतर जे कैदी आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा कला गुणाबद्दल चांगलं वाव मिळालं। बरेच कैदी नवीन डान्स शिकले, काही कैद्यांनी मिमिक्री शिकली, काही कैद्यांनी सांगितलं की पुढच्या वर्षी मी सुद्धा सहभागी होणार। तर ज्यावेळेस सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतो आणि कला गुणामध्ये लोक सम्मिलित होतात तर त्यांच्या मनावर खूप चांगला परिणाम होतो। तर हा उद्दिष्ट ठेवून आम्ही यावर्षी सुद्धा हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। आणि यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय या कार्यक्रमाला येणार आहेत स्वतः त्या दिवशी। हा 1.5 तासाचा कार्यक्रम आहे। यामध्ये वेगवेगळे व्हेरायटीज आहेत, गाणे आहेत, डान्स आहेत, मिमिक्री आहे, कव्वाली आहे, गणपतीचे भजन आहे, असं वेगवेगळे टाईपचे यामध्ये कार्यक्रम ठेवलेला आहे। सर, किती जिल्ह्यांचा समावेश आहे यामध्ये की फक्त नागपूरच? नाही, यामध्ये टोटल महाराष्ट्रात जे 7 सेंट्रल जेल आहेत त्याचे कैदी आहेत आणि टोटल 84 पुरुष आणि 9 महिला सहभागी होत आहेत। त्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्राच्या कैद्यांच्या मध्ये सहभाग आहे। नाही, हा सगळ्यात आधी कार्यक्रम 2005 मध्ये झाला होता, पण त्यानंतर 10 वर्ष खंड पडला होता। पुन्हा मागच्या वर्षी आपण सुरू केला आणि यावर्षी आपण कार्यक्रम घेतो। हां, मी डॉक्टर BQ उपाध्याय, ॲडिशनल DG प्रिजन महाराष्ट्र। या प्रसंगी आपल्याला एवढे सांगतो की हा जो एक कार्यक्रम आहे हा एक वेगळा कार्यक्रम आहे, एक सामाजिक बांधिलकीचा कार्यक्रम आहे। आपलं जे कैदी आहेत जे जेलमध्ये राहतात त्यांच्यामध्ये कसा कला गुण आहे हे आपण या कार्यक्रमामध्ये येऊन बघावं आणि त्या कैद्याला आशीर्वाद द्यावा। विधान भवन के दूसरे दिवस पर भी ऐसा कुछ ज्यादा असर नहीं देखा गया, लेकिन विधायक अबू आजमी ने सेलिब्रिटी के आए हुए बिजली बिल के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अमीरों को ज्यादा बिजली बिल लगकर आए तो यह सरकार उनके बिजली बिल माफ कर देती है और गरीबों ने बिजली बिल नहीं भरा तो उन पर ब्याज समेत वसूल करते हैं। यह कहाँ का न्याय है? भिवंडी के किसानों की हो रही ऐसी गति के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा आरोप सरकार पर अबू आजमी ने किया। बार बार एप्लीकेशन की जा रही है, लेकिन सारी एप्लीकेशन को, सारी रिक्वेस्ट को जो है रद्दी टोकरी में डाले रहे हैं। इसी हाउस के अंदर पिछले जितने सेशन हुए सब में टोरेंट कंपनी के खिलाफ बात की गई है कि गरीब बुनकर बहुत तबाह और बर्बाद हो रहा है, उसकी बिजली की बिल एक बार रिव्यू करके चेक की जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं। एक सेलिब्रिटी का अगर आ जाता है मामला आशा भोसले जी का तो सरकार चेक करती है। तो ये सरकार बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अमीरों की है, सेलिब्रिटी की है,
कारपोरेट की है, समाज के गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। मैं निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी के किसान के जो बुनकर हैं वो परेशान है, उनकी बिल पर भी सरकार कुछ ध्यान देवे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन होने पर महाराष्ट्र विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कर शोक जताया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। 11:30 बजे तक सदन का कामकाज रोका गया था और जितेंद्र अहवाड ने कहा कि 6 दिसंबर में होने वाली पर भी महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, क्योंकि आज पूरा देश महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। इसी के चलते जितेंद्र अहवाड ने सरकार पर रोष व्यक्त कर नाराजगी दिखाई। जितेंद्र जी अहवाड है जिन्होंने सभा का निषेध किया है, वो नाराज है, क्या बात है? जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ऐसा कि आज परिनिर्वाण दिन है, आज के तारीख में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सम्मान पूर्वक उनके याद निकालना यह हमारा धर्म बनता है। ये सभागृह की निर्मित ही संविधान के तहत हुई है, संविधान के माध्यम से ही ये सभागृह की निर्मित हुई है। अगर जिन्होंने संविधान का निर्माण करके सभागृह की निर्मित की और गणतंत्र चल रहा है, उनको ही अगर गणतंत्र में हम भूल जाएंगे तो हमारे बाप को ही हम भूल रहे हैं। और मुझे लगता है ये खेद की बात है, दुख की बात है कि आज नागपुर भूमि में, जो भीम की भूमि है, जहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, उसी भूमि में अगर हम बाबा साहब को भूल गए तो बहुत बड़ी गलती हमारे हाथ से हुई है। सर, आपको क्या लगता है, जैसे ये सरकार जब से आई है तब से मुसलमानों को हो या कई धर्म के लोगों को अनदेखा कर रही है, उनको न्याय देने की बात नहीं कर रहे, ऐसा आपको लगता है? ये क्रूति से कर रहे हैं, वे बोलते कम है, क्रूति से ज्यादा दिखाते हैं। तो हमारे साथ जितेंद्र जी अहवाड थे, उन्होंने सभा का निषेध किया है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ पिंकी खानोलकर, सिटी विदर्भ न्यूज के लिए। नीतीश राणे ने मराठा समाज के आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज के आरक्षण को लेकर कई जगह बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए, आंदोलन किया गया, फिर भी मराठा पिछड़ा वर्ग होने के बाद भी सरकार ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मराठन को आरक्षण उनको देना होता तो इतना टाइम लगाते नहीं एफिडेविट सादर करने को। आज इतने तारीख के बाद आज एफिडेविट कल सादर कर रहे, जब कोर्ट ने उनको अल्टीमेटम दिया है, वार्निंग दी कि आपको करना है क्या, तब जाके उन्होंने ये किया है। और जो कोई उनको करना भी होता है तो उन्होंने जो कोई राणे समिति का जो कोई रिपोर्ट है, जो पहले वाले सरकार ने उस आधार पे आरक्षण दिया था, वो समिति का उन्होंने हाईकोर्ट के सामने उसका दाखला रखा ही नहीं। तो वो समिति का जो कोई अहवाल है, जो कोई रिपोर्ट है, उसका ऑब्जर्वेशन नजर सामने रख के उन्होंने मराठा को आरक्षण देना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। विनोद तावड़े ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा कि इस आरक्षण को लेकर विपक्ष ने जो बातें कही, अब उनका जवाब देने सरकार तैयार है, उनका मुंह बंद करने का समय आ गया है। मराठा आरक्षण को लेकर शपथ पत्र दाखिल कर मराठा समाज के आरक्षण हेतु कुछ पुख्ता सबूत जुटाए गए, जिसमें महापुरुषों के जन्मदिन से लेकर अभी तक के पुख्ता सबूत लाए गए। सभी बातों को गौर कर उसका अभ्यास किया गया तथा आंकड़ेवारी जांची गई। 2700 पन्नों का शपथ पत्र है, जिसमें मराठा समाज या सामाजिक पिछड़ा वर्ग है। 1980 के बाद से कृषि अवस्था के कारण मराठा समाज 80% पिछड़ी जाति में आता है। मराठा समाज के शपथ पत्र दाखिल करने के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें मराठा समाज को आरक्षण दिए जाने की बात शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कही। त्यातून लक्षात येतं लढाई मोठी आहे, अवघड आहे, पण पूर्ण शस्त्र घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीची लढाई शासन लढतंय, हे या 2700 पानांच्या ॲफिडेव्हिटने शपथपत्राने काल अनेकांना पटायला लागलंय, जे आधी या विषयात म्हणत होते की सरकार काय करणार। सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे, की कुठली आकडेवारी दिली आहे, किती मराठा समाजातले किती लोक हे मागासलेले आहेत, त्यांची आर्थिक परिस्थिती काय आहे आणि सामाजिक मागासलेलं पण आता कशाच्या आधारावर आहे, हे कुठल्या आकडेवारीने सांगितलं आणि किती आकडेवारी। सामाजिक मागासलेपण जे आहे की ज्यावेळी मंडल आयोगाने मराठा समाज आणि कुणबी समाज वेगळा केला की मराठा समाज हा जमीनदार आहे, पण 1980 नंतर आज कृषीची झालेली अवस्था, त्या जमिनीमध्ये झालेले वाटे, हे सगळे पाहता जे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण झालं, त्यातून स्वाभाविक सामाजिक शैक्षणिक सगळं मागासलेपण आलं। ही आकडेवारी नीट आपण या सगळ्या ॲफिडेव्हिटच्या माध्यमातून सादर केली आहे की ज्यातून आज मराठा समाज हा सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या कसा मागास आहे हे आपण कोर्टाला दाखवून देऊ शकतो। ही सगळी आकडेवारी आपण ॲफिडेव्हिट मी सादर केलेली आहे। त्या आकडेवारीमध्ये कशा पद्धतीने काय कुठे सर्वे केले, जे केंद्र सरकारचं सर्वेक्षणाचं आपल्याला ॲनालिसिस आहे तेही आपण त्यात जोडलेलं की आम्हाला ही आम्ही जोडणार आहोत।
त्यामुळे अशी उच्च न्यायालयाला आपण नीट प्रकारे पटवून देऊ शकतो अशी सगळी आकडेवारी या शपथपत्रामध्ये दाखल केलेली आहे। खबरों में लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी विदर्भ के साथ। किसान आत्महत्या से लेकर विदर्भ के मुद्दों को लेकर होगी बात। विधान भवन के कई मुद्दों पर होगी नजर, कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। कितने विधायक होते हैं पास या कितने विधायकों को मिल पाती है मंजूरी, जानिए 2016 शीत सत्र के दौरान। इस साल विधान भवन पर धड़केंगे कई मोर्चे, मराठा मोर्चा हो या हो कांग्रेस का मोर्चा। क्या सरकार देंगी इन मोर्चे को न्याय, देखना होगा सिटी विदर्भ न्यूज पर, मैं और मेरी टीम के साथ। हमारे रहेंगी हर खबर पर पौनी नजर। विधान भवन और विधान परिषद के 288 विधायकों के साथ में कराएंगे आपको रूबरू। विधानसभा शीत सत्र 2016 का होगा आवाज, कई मुद्दों को लेकर गूंजेगी आवाज। देखते रहिए सिटी विदर्भ न्यूज पर 2016 शीत सत्र। ब्रेक के बाद पुनः एक बार सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधायक इम्तियाज अली ने मराठा को दिए जा रहे आरक्षण को लेकर आवाज उठाई है कि अगर सरकार मराठा को आरक्षण दे रही है तो मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए। हमें क्यों सरकार नजरअंदाज कर रही है? मराठा में भी मुसलमानों की हालात बद से बदतर है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार मराठा की रास्ते पर उतरने वाली की संख्या से तोल रही है और उन्हें उस आधार पर आरक्षण दे रही है तो मुस्लिम समाज भी रास्तों पर उतरकर आरक्षण ले सकती है। इम्तियाज जी है सर, मुसलमान को आरक्षण लेकर अपने आवाज़ उठाई है। जैसे मराठा को आरक्षण मिला, आपने उसका विरोध जताया है और आरक्षण मुस्लिम को भी मिलना चाहिए, बात कही आपने, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, पिछले 60-70 सालों से मुसलमान जो है वो अपने सेक्युलरिज्म का सबूत देते आया है। 60-70 सालों के अंदर इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, कभी एनसीपी को वोट दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जब हक़ और इंसाफ की बात आएगी तो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो मराठा नेता है ये कहेंगे कि नहीं साहब, मुसलमानों को छोड़ दीजिएगा आप पीछे, आप सिर्फ मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए। हम मराठाओं के रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। मराठाओं को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों को आप कैसा छोड़ सकते हैं? अगर सरकार ये समझती है कि हम रिजर्वेशन इस बुनियाद के ऊपर देंगे कि कितने लोग सड़क के ऊपर आएंगे, तो मेरे हिसाब से हमें भी मौका देना चाहिए था। हमसे कहना चाहिए था कि देखिए साहब, मराठा इतने आए थे सड़क के ऊपर, अगर इससे ज़्यादा अगर आप आ जाते हैं तो हम आपको भी दे डालेंगे। अगर ये तरीक़ा अगर अपनाने लगे तो मेरे हिसाब से ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार ये कह रही है, जब एफिडेविट अदालत के अंदर सरकार ने, भाजपा और शिवसेना की सरकार ने दिया, तो उन्होंने ये कहा है कि हमने गोखले कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की है, आज़ादी से पहले के कुछ आर्टिकल्स थे वो हमने अदालत में पेश किए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, रंगनाथ कमीशन एक हुआ करता था, एक सच्चर कमीशन हुआ करता था, एक महमूदुर रहमान कमीशन हुआ करता था। इन्होंने सब कमीशन जो सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमीशंस थे, इन्होंने सबने कहा था कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, बद से बदतर होती जा रही है, इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जब अदालत ने रिजर्वेशन कैंसिल किया तो मुसलमानों का रिजर्वेशन अदालत ने कैंसिल नहीं किया था, मराठाओं का रिजर्वेशन कैंसिल किया था। आज सवाल ये है कि हमें यकीन अगर है तो इन सरकारों के ऊपर नहीं है, क्योंकि इनका चेहरा अब सामने आ गया है, उस विरोधी पक्ष के ऊपर नहीं है जो पिछले 60-70 सालों से मुसलमानों का वोट तो लेते आया है, लेकिन आज हक और इंसाफ की बात हो रही है तो कह रहा है कि नहीं, हम सिर्फ मराठाओं की बात करेंगे, मुसलमानों की नहीं। हम इन नेताओं से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा इम्तिहान है, वरना किस मुँह से तुम जनता के बीच में जाएंगे और मुसलमानों के बीच में जाएंगे जब खुद का रिजर्वेशन लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। हम इन नेताओं से ये कहेंगे कि आपका इम्तिहान है, विधानसभा के अंदर ये ऐलान करिए कि मराठास उस वक्त तक रिजर्वेशन नहीं लेंगे जब तक मुसलमानों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर काली पट्टी बांधकर बैठे और आपने ये भी कहा है कि यहाँ पर जैसे कई नेता है राष्ट्रवादी के हो या कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर आकर बैठे, उनके लिए भी आपने काली पट्टियाँ लाई है, इसके ऊपर क्या? जी, हमारा ये जो आज काली पट्टी हमने जो लगाए हुए है ये आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर आज 24 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था।
ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हम हक़ की, इंसाफ की और सच्चाई की बात करते हैं। 24 सालों के अंदर CBI के अंदर केसेस चल रहे हैं, किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई है। ये कैसा इंसाफ है, हम अदालतों से पूछना चाहते हैं। कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार होगा। एक इबादतगाह गिराई गई है, उस इबादतगाह को अगर गिराया गया है तो उसके लिए पिछले 24 सालों से हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इस मुल्क का कानून किसी न किसी को दोषी मानकर सज़ा देगा, लेकिन ये सभी लोग आज़ाद घूम रहे हैं। इसी का विरोध जताने के लिए आज हम यहाँ पर ये काली पट्टी बांध कर आए हैं। और सिर्फ हम काली पट्टी अकेले के लिए नहीं लेके आए हैं, हम आज अपने साथ काली पट्टी बहुत सारे उन लोगों के लिए भी लेके आए हैं, उन नेताओं के लिए जो ये समझते हैं कि ये मुल्क अगर सेक्युलर है, अगर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर सब साथ में मिलकर रहते हैं तो उन लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर इस मुल्क के अंदर अनेकता में एकता है तो ये काली पट्टी आप भी बांधिए। और ख़ास तौर से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उन मुसलमान लीडरों के लिए लेके आए हैं जो ना जाने कितने सालों से अपने राजनीतिक आकाओं के लिए चापलूसी करते आए हैं। अगर हक़ और इंसाफ की बात है तो आप भी बांधी है ये पट्टी। तो इसी तरह इम्तियाज़ अली ने आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाया। जिस तरह के साथ मराठा को आरक्षण मिल रहा है उसी तरह से मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए, ऐसी बात इन्होंने कही है। कैमरा पर्सन रोशन बोकले के साथ पिंकी खानोलकर, CTV धर्म न्यूज़ के लिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को राष्ट्रवादी के नेता अजित पवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस दौरान कहा कि जयललिता जैसी सक्षम नेता कोई नहीं है। जयललिता तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनी रही। उन्होंने फिल्म जगत से अपना करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने इस जगत पे अपना काफी नाम बनाया था। उन्होंने उनकी पिता की मृत्यु के बाद वह खुद अपने पैरों पे खड़ी रही, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी अंग्रेजी पर भी अच्छी कमांड रही। उसी के चलते उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अच्छी नेता की तौर पर खरी उतरी। त्याच्यामुळे MG रामचंद्रांनी पण त्यांना सांगितलं की तुम्ही राजकारणामध्ये या। ते राज्यसभेच्या मेंबर त्या ठिकाणी झाल्या आणि त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतःचा ठसा उमटवला। तसं बघितलं तर त्यांना राजकीय पार्श्वभूमी काही नसताना, घरामध्ये कुठली राजकीय पार्श्वभूमी नसताना पण त्यांनी दोन्ही क्षेत्रामध्ये अतिशय मोठं नाव कमवलेलं आहे आणि हे कुणीही नाकारू शकत नाही। अशा व्यक्तीचं अनेक वेळेला मुख्यमंत्री त्या राहिल्या, त्यांना त्रास पण सहन करावा लागला, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप झाले, त्याच्यानंतर ते त्याच्यातनं निर्दोष देखील झाल्या। परंतु सगळ्या त्यांना अडीअडचणी येत होत्या, कधी कधी त्याच्यातनं खचल्या, परंतु पुन्हा नव्या जोमाने बाहेर पडून तसं बघितलं तर तो एक खांबी अशा प्रकारचा तंबू होता। जसं आपण म्हणतो की बाकीच्या पक्षांच्या मध्ये वेगवेगळे लोक असतात, त्यांची यंत्रणा त्या ठिकाणी काम करत असते, परंतु ह्याच्यामध्ये स्वतः जयललिता एकट्या निवडणुका आल्या तर एकट्याच प्रचार करणार, कुठले कार्यक्रम असले तर आपल्याला जयललिता एकट्याच त्या ठिकाणी दिसणार। त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय होते, उद्योग वेगवेगळे आपल्या राज्यामध्ये आकर्षित करण्याच्या करता देखील त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारचं यश त्या ठिकाणी मिळवलं। आणि पहिल्यांदा जयललितांनी गेले अनेक वर्ष मी बघायचो, तामिळनाडू असं एक राज्य आहे की त्याच्यामध्ये 5 वर्ष करुणानिधींचं सरकार निवडून यायचं आणि 5 वर्ष जयललितांचं सरकार निवडून यायचं, परंतु यावेळेस पहिल्यांदा जयललितांनी दुसऱ्यांदा त्यांच्या सगळ्या आमदारांना आणि त्यांच्या अण्णा DMK ह्या पक्षाला निवडून आणण्याचं जबाबदारी पार पाडली, यश त्या ठिकाणी मिळवलं। विधायक अबू आजमी ने सदन के बाहर आवाज उठाई कि बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है उनको सजा दी जाए। आज बाबरी मस्जिद को वहां बनाया जाए, इसी के विरोध में कई मुस्लिम नेताओं ने काली पट्टी बांधकर सरकार का निषेध किया। जिस बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, उस बाबरी मस्जिद को गुंडागर्दी, मसल पावर के बलबूते पर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज तकरीबन 24 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बाबरी मस्जिद का मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। और मैं आज मांग करना चाहता हूं कि आज का दिन ब्लैक डे है भारतवर्ष के इतिहास का। मैं इस देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ है तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद बनाई जाए और उसके बाद मुकदमा चलाया जाए। और केस का जो भी फैसला हो, कोर्ट फैसला करेगा कि वहाँ मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगी।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन ये मजाक लगता है, हंसी आती है कि ऐसा कैसा कानून कि जिसका केस चल रहा हो वो चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। बाबरी मस्जिद है ही नहीं, उसका मुकदमा चल रहा है। और जिन लोगों ने तोड़ा उन्हें सख्त सज़ा मिलना चाहिए। कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ही बाबरी मस्जिद टूटी और कल्याण सिंह आज इस देश के एक सूबे के गवर्नर बने बैठे हैं। बाबरी मस्जिद शहीद होने को 24 साल हो गए। बाबरी मस्जिद शहीद होने की इस याद में हमने आज ये काली पट्टी बांधी है और हम ये सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आज 24 साल होने के बाद भी जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था वो आज भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। सीबीआई की चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा है? जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो जिस तरह दूसरों के केसेस को जल्दी चलाकर उनको सजा दी जाती है, तो जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया था, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, क्यों आज तक वो लोग बाहर घूम रहे हैं? क्या सरकार को इसमें जल्द नहीं करना चाहिए? हमारा ये सरकार से मुतालबा है कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें जल्द से जल्द डे टू डे बेसिस पे ट्रायल को चलाए और जो भी गिल्टी है बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, उन गिल्टियों के खिलाफ सरकार को मांग करनी चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आज हम बाबरी मस्जिद के शोक में जो शहीद किया है उसके लिए हम यहाँ काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर शोक की लहर फैली हुई है। विधान भवन में भी सभी मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। शिवसेना की ओर से भी जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई और कहा एक अच्छी महिला नेता की तौर पे वह हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। एका राज्याच्या प्रमुख त्या असल्या तरी राष्ट्रीय राजकारणामध्ये त्यांनी जबरदस्त प्रभावी भूमिका बजावली होती। तामिळनाडूमधल्या अनेक संघर्षांना पार करून त्यांनी स्वतः अम्मा या नावाने सामान्य जनतेशी अत्यंत चांगलं असं हृदयाचं नातं जोडलं होतं। त्यांच्या पक्षांतर्गत संघर्षाबरोबरच विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून काम करत असताना त्यांना बऱ्याचशा त्रासाला सहन करावं लागलं होतं आणि तरीही त्याच्यामधून त्या वारंवार निवडून आलेल्या होत्या। शिवसेना पक्षाच्या वतीने मी जयललिता यांच्या दुःखद निधनाबद्दल श्रद्धांजलि व्यक्त करते। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में दौड़ेंगी नई 25 बसें, जिसमें 15 ग्रीन बसें चलेंगी इथेनॉल ईंधन से। गडकरी के हाथों हुआ 25 बसों का लोकार्पण। नागपुर सेंट्रल जेल की बढ़ाई सुव्यवस्था, कर्मचारियों को भी बढ़ाने की कई बात, कारागृह महानिरीक्षक भूषण कुमार उपाध्याय ने। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए सिटी विदर्भ न्यूज के साथ, आवाज विदर्भ का। नमस्कार।